हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी क्लास 6th हिस्ट्री की एनसीईआरटी आवर पास्ट 1 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर 2 को आज हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये देख चुके हैं कि क्यों हंटर गैदर्स जो हैं वो मूव किया करते थे, उनके मूवमेंट के पीछे रीजंस क्या थे, फिर कैसे कैसे इनकी जो लाइफ है वो धीमे धीमे एक सेटल्ड लाइफ की तरफ, हंटिंग गैदरिंग से ये सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। फार्मिंग की शुरुआत होती है, एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की, हर्डिंग की शुरुआत होती है। फिर इन्होंने ग्रेन्स उगाने शुरू किए, फिर उनको स्टोर करने की व्यवस्था इनको करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्योलिथिक पीरियड में होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि सेटल्ड लाइफ ये लोग कैसी जीते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे, कैसे टूल्स जो हैं वो इस समय आप लोग ये यूज़ करने लगे थे, और ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे टूवर्ड्स आ सेटल्ड लाइफ की। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ जगहों पे से, कुछ साइट से कुछ हट्स के ट्रेसेस या हाउसेस के ट्रेसेस उनको मिले हैं। ठीक है, जैसे एक जगह है बहुत फेमस, ये हम लोगों ने मैप में भी देखी है। आप याद कीजिएगा कि हमने जो पिछले लेक्चर में भी एक मैप देखा था, उसमें प्रेजेंट डे कश्मीर में आपको एक जगह दिखाई देती है, दैट इज बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम का जो लिटरल मीनिंग है, इसको कहा जाता है हाउस ऑफ बिर्च। आपको याद होगा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की, कि हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता लगता है। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो बिर्च ट्री होती है, उसकी जो बार्क होती है या जो छाल होती है, उस पर क्या लिखे जाती थी, कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ बुक्स, जिनको हम क्या कहते थे, हैंड रिटन होती थी, इसलिए हम उनको क्या कहते थे, मेन्यू स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये बिर्च ट्री के बारे में मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि ये एक ऐसा ट्री है जो ठंडे इलाकों में, हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है। इसी को हिंदी में भोजपत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो बुर्ज होम का मतलब ही यही है, दैट इज हाउस ऑफ बिर्च। और यहाँ पर ये बिर्च ट्री जो है, इसकी जो बार्क है, जो छाल है, वो मेन्यू स्क्रिप्ट के लिए काम आती है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो किस चीज़ के इंस्टेंसेस मिले हैं, किस चीज़ के ट्रेसेस या रिमेन्स मिले हैं, पिट हाउसेस के। ठीक है, पिट हाउसेस इस तरीके के दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या होता है कि ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता है ना, और वहाँ पर इस तरीके के हाउसेज या हट्स टाइप की बनाई जाती है। और यहाँ से आपको कुछ स्टेप्स या सीढ़ियाँ वगैरह टाइप दिखाई देंगी कि जिनसे आप इनमें जा सकते हैं, है ना। तो इनका फ़ायदा ये है कि कोल्ड वेदर में, मैंने आपको बताया कि ये जो जगह है प्रेजेंट डे कश्मीर, जहाँ पर काफ़ी ठंडा पड़ता है ना, काफ़ी ठंडी जगह है, तो कोल्ड वेदर में ऐसे जो घर हैं उनमें लोगों को शेल्टर मिलता था। ठीक है, और ज़मीन के नीचे था तो थोड़ा सा वहाँ पर वार्मनेस या गर्माहट भी बनी रहती थी। इसके साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तरीके की जो हट्स थी, उनमें अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर कुकिंग हट्स जो हैं वो पाई हैं। कुकिंग हट्स का मतलब होता है जिसको आप आज की डेट में कहते हैं चूल्हा भट्टी। ठीक है, चूल्हा भट्टी या चूल्हा जिसको कहते हैं, जिस पे खाना वगैरह बनाया जाता है, तो ये घरों के अंदर भी पाए गए हैं और घरों के बाहर भी पाए गए हैं। तो इससे हमें इस चीज़ का एक आइडिया मिलता है कि वेदर पर डिपेंड होते हुए लोग जो है वो कभी अंदर खाना बनाया करते थे या कभी घर के बाहर खाना बनाया करते थे। जब ठंडा होता होगा, है ना, जिन दिनों सर्दी का मौसम है उन दिनों लोग घरों के अंदर खाना बनाते होंगे, और जिन दिनों गर्मी का मौसम है उन दिनों घरों के बाहर खाना बनाया करते होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा बुर्ज होम के बारे में, कि यहाँ से हमें इस तरीके के पिट हाउसेस के जो एविडेंस हैं वो मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टोन टूल्स जो हैं वो भी पाए गए हैं, क्योंकि अभी भी आप याद रखिए, अभी भी हम कौन से एरा में हैं, अभी भी हम नियोलिथिक एज में ही हैं, है ना। और लिथिक का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, क्या होता है, स्टोन एज, है ना। भले ही वो नियोलिथिक हो चुकी है, यानी कि न्यू स्टोन एज हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम लोग नियोलिथिक पीरियड में ही हैं, तो स्टोन टूल्स हमें अभी भी मिलते हैं। लेकिन अब ये जो स्टोन टूल्स हैं, ये जो पहले पैलियोलिथिक टूल्स हुआ करते थे, पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स होते थे, उनसे थोड़ा सा अलग होते थे। ठीक है, पैलियोलिथिक के टूल्स मैंने आपको बताए थे कि थोड़ा सा रॉ फॉर्म में ज़्यादा होते थे, लेकिन अब ये जो टूल्स हैं ये कैसे हो गए हैं, थोड़ा सा फाइन हो गए हैं, पॉलिश्ड हो गए। ठीक है, इनको पॉलिश किया जाता है टू गिव अ फाइन कटिंग एज। इनकी जो एज है, जो धार है, वो थोड़ा सा ज़्यादा फाइन होती है। ठीक है, मोर्टार्स और पेस्टल्स का यूज़ करते हैं ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए और बाकी प्लांट प्रोड्यूस को ग्राइंड करने के लिए। मोर्टार और पेस्टल इस तरीके का होता है
जिसको आपने हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ओखली, ठीक है, ओखल देखी होगी, ओखली देखी होगी कि इसमें मसाले वगैरह डालते हैं और उसका यूज करते हैं। हम लोग आजकल भी, मतलब इतने सालों बाद भी, यानी कि 1000 ईयर्स के बाद भी, जो मोटार्स और पेस्टल्स हैं वो भी आज भी घरों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज जो इस्तेमाल होते हैं वो इस तरीके के स्टोन के, पत्थरों के यूज होते हैं, है ना, या फिर मेटल के यूज होते हैं, तो काफी रिफाइंड हो चुके हैं। हालांकि पहले जो थे वो काफी इस तरीके के रॉ फॉर्म में हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन नए तरीके के टूल्स आ गए थे इस एज में, यानी कि न्यूलिथिक एज में या न्यू स्टोन एज में। लेकिन जो पैलियोलिथिक टाइप के टूल्स थे वो अभी भी बनाए जा रहे थे और अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना होगा, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि स्टोन जो टूल्स हैं, जो टूल्स हैं वो सिर्फ स्टोन के ही नहीं थे, बल्कि वुड के भी थे, बोन्स के भी थे। लेकिन जो टूल्स स्टोन के बने थे वो सबसे ज्यादा सरवाइव करे हैं, ठीक है, क्योंकि बोन्स के बने टूल्स या वुड के बने टूल्स जो है वो इतने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वो खराब हो चुके हैं। लेकिन जो स्टोन के बने टूल हैं वो अभी भी सरवाइव करते हैं, मतलब काफी सालों के बाद भी सरवाइव करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो इस तरीके के हमें न्यू स्टोन टूल्स जो है वो दिखाई देते हैं, है ना। थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनकी एजेस वगैरह हैं वो थोड़ा सा शार्प हो गई हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें आप देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब कई तरीके के जो अर्दन पॉट्स हैं, यानी कि मिट्टी के बने इस तरीके के बर्तन, वो भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये जो अर्दन पॉट्स बनने का समय है, ये भी मैंने आपको बताया था कि अर्दन पॉट्स का इस्तेमाल खाना स्टोर करने के लिए भी, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी और कुक करने के लिए भी, दोनों के लिए पॉट्स का इस्तेमाल हुआ है। और पॉटरी मेकिंग के हमें जो पहले एविडेंस हैं वो न्यूलिथिक एज में ही मिलते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा कंटेस्टेड है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चाइना वगैरह में या जापान में या रशिया के कुछ एरियाज में आज से लगभग 15,000 या 20,000 साल पहले भी इस तरीके के टूल्स, इस तरीके के पॉट्स वगैरह मिले हैं, जो कि एक मीजोलिथिक एरा में हम कह सकते हैं। बट इसके जो ज़्यादा एक्सेप्टेड एविडेंस हैं वो न्यूलिथिक एज से ही माने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो अर्दन पॉट्स हैं वो कभी उनको डेकोरेट भी किया जाता है ना। और चीज़ों को स्टोर करने के लिए, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कि स्टोर क्या करते थे उसमें हम ग्रेन्स वगैरह, है ना। और लोगों ने इस तरीके के पॉट्स का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी करना शुरू किया। और किस तरीके की ग्रेन्स को वो पकाते थे, राइस, है ना, राइस पकाते थे, व्हीट, लेंटिल्स, दालें वगैरह पकाते थे। तो जो अब ये सारी चीज़ें लोगों की डाइट का मेन पार्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था, तो इन सबको पकाने के लिए, कुक करने के लिए भी वो इस तरीके के पॉट्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसके अलावा लोगों ने जो है वो कपड़े बुनना शुरू कर दिया अब, ठीक है। वीविंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स का यूज़ करने लगे, जैसे कि कॉटन। तो कॉटन का जो हमें फर्स्ट एविडेंस मिलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी हमें न्यूलिथिक एज में ही मिलता है, ठीक है। कॉटन का पहला एविडेंस भी हमें न्यूलिथिक एज में ही मिलता है। और एक जगह है जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आगे भी अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ आपको आज का जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उसका जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर ये जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें न्यूलिथिक एज में मेहरगढ़ में कॉटन के एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कॉटन जो है वो भी न्यूलिथिक एज में ही आई है, ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। तो क्या जो ये सारी चीज़ें हैं, कि जैसे हमने देखा कि हंटिंग गैदरिंग से लोग फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन, एनिमल हर्डिंग, फिर सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, क्या ये इस तरीके के बदलाव हर जगह पर और एक ही साथ हुए हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कई सारे जगहों पर अभी भी जो मैन एंड वीमेन हैं वो अभी भी हंटर और गैदरर वाली लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। और कई कुछ और जगहों पर लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग जो है वो स्लोली धीमे धीमे ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जगहों पर लोगों ने जो है इन एक्टिविटीज़ को कंबाइन करना शुरू किया है डिफरेंट सीजन्स के अनुसार। यानी कि किसी सीजन में जब उनको, मतलब वो फसल वगैरह उगा पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, तो उस समय फिर वो ये फार्मर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। और जब वो इस तरीके को नहीं उगा पा रहे हैं तो फिर वो उस समय में हंटर और गैदरर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा भी जो है वो चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और जगह वापस से आते हैं मेहरगढ़ में, और यहाँ पर एक लिविंग और डाइंग को लेकर हमें चीज़ें थोड़ा सा समझनी है, ठीक है। ये जगह मैंने आपको बताया कि एक फर्टाइल प्लेन का रीजन है नियर द बोलन पास, ठीक है। बोलन पास बेसिकली जो ईरान को जाने का रास्ता है, ठीक है। पाकिस्तान के बाद इधर अफगानिस्तान और फिर ईरान, तो ईरान को जाने का जो रास्ता है दैट इज बोलन पास, वहां पर ये जगह लोकेटेड है, दैट इज मेहरगढ़, ठीक है। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में ये सिचुएटेड है। मेहरगढ़ जो है वो प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस
जहां पर लोगों ने वीट और बार्ले ग्रो करना शुरू किया। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, न्यूलिथिक एज में ही शुरू हुआ है। और यहाँ पर शीप और गोट्स को पालना भी शुरू किया गया है पहली बार। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस, सबसे पहला जो विलेजेस है, विलेजेस का मतलब ही है सेटल्ड एरियाज, यानी कि लोग जो हैं वो ग्रुप में रहने शुरू कर दिए हैं, एक सेटल्ड एरिया है, दैट इज नोन एज विलेजेस। तो अर्लीस्ट विलेजेस के एविडेंस भी हमें यहीं से मिलते हैं। इस जगह पर कई सारे एनिमल बोन्स भी पाए गए हैं, ठीक है। कुछ वाइल्ड एनिमल जैसे कि डियर और पिग, इनके भी बोन्स मिले हैं, और कुछ जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जैसे कि शीप और गोट, इनके भी बोन्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। बात समझ गए आप। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं। मेहरगढ़ में जो मकान मिलते हैं, ठीक है, उन मकानों के रिमेन्स मिले हैं, हमें इस तरीके के मकान देखने को मिलते हैं जो कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के हैं, ठीक है। हर घर में कम से कम 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स, ये आपको कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, इस तरीके कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। और इनमें से कुछ कंपार्टमेंट्स का यूज़ जो है वो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जाता रहा होगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली है कि जब लोग मरते थे तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो जनरली लोगों को रिस्पेक्ट दिया करते थे, ठीक है। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। तो बेसिकली वो लाइफ आफ्टर डेथ, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद के जीवन के ऊपर उन लोगों का क्या था, भरोसा था। वो लोग मानते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ भी होती है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या किया करते थे, बरियल्स, बरियल्स मतलब जो लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है। अब कई सारी बरियल साइट जो है वो यहाँ पर मेहरगढ़ में पाई गई है ना। वहां पर एक इंस्टेंस है, इस तरीके की आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें एक मृत व्यक्ति को, एक डेड पर्सन को बरी किया गया है विद गोट्स, ठीक है। इसका मतलब है गोट्स के साथ डेड पर्सन को बरी क्यों किया गया, क्योंकि लोगों का मानना था, वो लाइफ आफ्टर डेथ में भरोसा रखते थे, विश्वास करते थे, और वो ये मानते थे कि ये गोट्स जो हैं उस आदमी के लिए एज अ फूड सर्व होंगी, इसकी जो अगली दुनिया होगी उसमें, जो इसकी लाइफ आफ्टर डेथ होगी उसमें ये गोट्स सर्व करेंगी उस आदमी के लिए एज अ फूड। तो इसलिए गोट्स को जो है वो आदमी के साथ बरी किया जाता था। कई सारे ऐसे बरियल साइट्स में इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं, ठीक है। आई होप बात क्लियर हो गई आपको। चलिए, तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। लास्ट में हमें जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं इनमें लास्ट में कुछ एल्सवेयर करके कुछ बातें लिखी गई है बॉक्सेस में, उनको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है केव पेंटिंग्स इन फ्रांस की। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि मैप में फ्रांस कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर है फ्रांस। फ्रांस आपका कहाँ पर पड़ता है, किस कॉन्टिनेंट में आता है, दैट इज इन यूरोप, ठीक है। तो यूरोप में आता है फ्रांस। अब फ्रांस में हमें इस तरीके की कुछ पेंटिंग्स देखने को मिली है, ठीक है। ये जो पेंटिंग है ये बेसिकली फ्रांस की एक केव से मिली है। इस साइट को जो है वो 4 स्कूली बच्चों ने डिस्कवर किया था मोर देन 100 ईयर्स अगो। और इस तरीके की पेंटिंग जो है वो वहाँ पर लगभग 20,000 से 10,000 साल के बीच में बनाई गई होंगी। इस तरीके की ज़्यादातर पेंटिंग जो है वो एनिमल्स की है, जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस या फिर ऑर्क्स। ऑर्क्स बेसिकली क्या है, वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, ठीक है, या बाइसन या वूली राइनोसेरस, रेनडियर, बियर, है ना। इस तरीके की एनिमल्स की पेंटिंग मिलती है और ब्राइट कलर में उनको पेंट किया गया है। इस तरीके की जो इस तरीके की पेंटिंग बनाने के लिए जो कलर्स का यूज़ किया गया है, लाइक ओक्रे या आयरन ओर, है ना, उस तरीके के मिनरल से इन कलर्स को बनाया गया, या फिर चारकोल जैसे मिनरल से। और ये पॉसिबल है कि इस तरीके की पेंटिंग जो है वो किसी सेरेमोनियल ओकेजन्स पे की जाती होंगी, या फिर जो कि कुछ स्पेशल रिचुअल्स होंगे जो हंटर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते होंगे जब वो अपने शिकार की तलाश में जाते होंगे तब। तो इस तरीके की पेंटिंग जो है वो हमें कहाँ से पाई गई है, फ्रांस से, ठीक है। फिर एक और जगह का जिक्र है, एक न्यूलिथिक साइट है, उसका जिक्र किया गया है टर्की में। यहाँ पर आपको जो है वो टर्की दिखाई दे रहा है। टर्की बेसिकली आपका एशिया में है और कुछ पार्ट टर्की का जो है वो यूरोप में आता है। तो टर्की में एक साइट आपको बताई गई है, दैट इज कैटाल हुयूक, ठीक है। एक न्यूलिथिक साइट है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसको जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्टली टर्की के यहाँ पर ये जगह दिखाई देगी, दैट इज कैटाल हुयूक, ठीक है। गूगल में आप इसको सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ये न्यूलिथिक साइट है, याद रखिएगा, टर्की में पाई जाती है। यहाँ पर कई सारी चीजें जो है वो दूर दूर से लाई गई, जैसे कि फ्लिंट लाया गया सीरिया से, कॉडीज लाई गई रेड सी से, शेल्स लाए गए मेडिटेरेनियन सी से, है ना। और इन सबको जो है वो सेटलमेंट में इस्तेमाल किया गया। और आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि हम उस समय की बात कर रहे हैं, न्यूलिथिक साइट्स या न्यूलिथिक एज की बात कर रहे हैं, जब सामान लाने के लिए कोई कार्ट्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। ज़्यादातर सामान जो है वो या तो जो पैक एनिमल्स हैं, जैसे कि कैटल्स, पैक एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो बोझा ढोने के काम आते थे,
ठीक है, उनकी पीठ पर ये सामान लाया जाता था, या फिर लोग जो हैं वो इस तरीके का सामान लाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया है कि व्हाट डू यू थिंक कॉडीज एंड शेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर, कि आपको क्या लगता है कि जो कॉडीज और शेल्स हैं उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता होगा। तो इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात बोली थी कि दो वी आर कवरिंग क्लास 6 एनसीईआरटी, बट फिर भी आपको इसको काफ़ी सिंसियरली लेना है, और जो भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उनके जवाब आपको देने हैं, है ना, क्योंकि उसी से आपकी और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीमे धीमे करके डेवलप होगी, है ना, और तब हम फिर आगे की जो क्लासेस हैं उनमें अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखे थे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स और उनकी सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पर दी गई है, जैसे कि कुरनूल केव्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ऐश के एविडेंस मिले हैं सजेस्टिंग द यूज ऑफ फायर। भीमबेटका में नेचुरल केव्स या रॉक शेल्टर्स मिले हैं नियर द नर्मदा वैली। बुर्ज होम में प्रेजेंस ऑफ पिट हाउस ड्यूरिंग डग इनटू द ग्राउंड। एंड मेहरगढ़ में लोकेटेड नियर द बोलन पास, अ की रूट टू ईरान। तो विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो सारे के सारे ही करेक्ट हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको मैंने बताया है कि वीडियो को पॉज करें, जवाब दें एंड देन चेक योर आंसर। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी इन दिस केस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को आप लोग पॉज करें और उसका क्वेश्चन का जवाब दें, फिर इसका आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग एंड हर्डिंग अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। यानी कि लगभग आज से 12,000 साल पहले जो लोग हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग और हर्डिंग की तरफ ट्रांजिशन उनका हुआ, उसके पीछे क्या फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे। तो सबसे पहला फैक्टर बताया गया है शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि 12,000 साल से पहले आइस एज हुआ करती थी, उसके बाद कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी बदली कि थोड़ा सा वार्म कंडीशंस आई। तो ये बात बिल्कुल सही है। वार्म कंडीशंस आई तो उससे क्या हुआ, ग्रासलैंड्स वगैरह जो हैं वो डेवलप होनी शुरू हुई। उससे जो हर्बीवोर पॉपुलेशन है, ठीक है, जो ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बढ़नी शुरू हुई। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जो हैं वो पैदा होनी शुरू हुई, जैसे कि वीट और बार्ले, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फिर लोगों ने हंटिंग के बारे में सोचा। जब लोगों को ये एनिमल्स के बारे में पता लगा, इनकी ब्रीडिंग हैबिट्स, इनके फूड हैबिट्स के बारे में पता लगा, तो लोगों ने फिर ये हंटिंग छोड़ी, फिर वो एनिमल रियरिंग की तरफ बढ़े, हर्डिंग की तरफ बढ़े। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द साइट ऑफ मेहरगढ़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है कि इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन विलेजेस वेयर पीपल ग्रू बार्ले एंड वीट। यस, हमने पहले चैप्टर में ही बात करी है कि लगभग आज से 8,000 साल पहले, यानी कि जो हमारा न्योलिथिक एज है, उसमें हमें अर्लीस्ट नोन विलेजेस और बार्ले और वीट के एविडेंस मिलते हैं। कहाँ से, मेहरगढ़ से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हाउसेज आर टिपिकली सर्कुलर एंड मेड ऑफ मड ब्रिक्स। ठीक है, हाउसेज जो हैं वो सर्कुलर नहीं है। मैंने अभी आपको पीछे ही जस्ट बताया कि हाउसेज जो हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके के हाउसेज में, और इनमें से कुछ हाउसेज जो हैं या कुछ कंपार्टमेंट्स जो हैं वो स्टोरेज के लिए भी यूज़ किए गए हैं। तो हाउसेज जो हैं वो टिपिकली सर्कुलर नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Third one says burial sites found here include instances where humans were buried with animals like goats। है ना, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग जो है लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते थे, तो वहां पर ह्यूमंस के साथ गोट्स को भी बरी किया जाता था, ताकि ये गोट्स जो हैं वो ह्यूमंस के अगले दुनिया में, लाइफ आफ्टर डेथ वाली दुनिया में, उनके लिए एज अ फूड सर्व हो। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड वन इज रॉन्ग। सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी दिस टाइम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से, इस चैप्टर में से मेंस के कैसे बन सकते हैं वो भी हमने ट्राई किया है। तो पहला क्वेश्चन है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम अ नोमैडिक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल टू अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ was not just a change in food habits but a fundamental shift in human social and domestic organization। कि लोग जो हैं, जो पहले वो नोमैडिक लाइफ बिताते थे, बंजारों वाली जिंदगी बिताते थे, हंटर गैदरर वाली, और वहां से जो उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है टुवर्ड्स द सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ, वो सिर्फ उनके फूड हैबिट्स का चेंज नहीं था, ठीक है, बल्कि एक फंडामेंटल शिफ्ट था ह्यूमन सोशल और डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसको आपने न्यूलिथिक साइट्स के एग्जाम्पल के साथ एलोबरेट करना है। 10 मार्क्स 150 वर्ड्स में आप इस आंसर को लिखने का ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेहरगढ़ एज अ ट्रांजिशनल साइट फ्रॉम पैलियोलिथिक टू द न्यूलिथिक एरा। कि पैलियोलिथिक से न्यूलिथिक की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो मेहरगढ़ एक ट्रांजिशनल साइट के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो व्हाट डू द बरियल प्रैक्टिसेस एट दिस साइट रिवील अबाउट द बिलीफ सिस्टम ऑफ अर्ली सेटलर्स। वही जो बरियल प्रैक्टिस के बारे में बताया कि लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर भरोसा वो करते थे, है ना, तो उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में
क्या ये जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं इस साइट पर वो रिवील करती हैं, उसका जवाब भी आप लोग यहाँ पर 10 मार्क्स 150 वर्ड्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ स्टोन टूल्स फ्रॉम द पैलियोलिथिक टू द न्यूलिथिक पीरियड, कि पैलियोलिथिक में भी स्टोन टूल्स यूज होते थे, न्यूलिथिक में भी स्टोन टूल्स होते थे, लेकिन कैसे वो धीमे धीमे करके उनका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, एंड हाउ डिड दीज टूल्स रिफ्लेक्ट द चेंजिंग नीड्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस, कि कैसे ये टूल्स जो हैं वो अर्ली ह्यूमंस की जो बदलती हुई ज़रूरतें हैं उनको दर्शाते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। अगेन 10 मार्क्स 150 वर्ड्स, यू कैन ट्राई दीज आंसर्स। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये जो सेकेंड चैप्टर था इस बुक का, अवर पास्ट वन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये चैप्टर सेकेंड भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगले लेक्चर से हम लोग चैप्टर थर्ड जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस बुक के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको हमारी वेबसाइट okul.co पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इनके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो चलिए, इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।